गुड मॉर्निंग। हेलो बच्चों। बेटा आज की क्लास में हम करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स। अब ये जो चैप्टर है इसमें 90% ऑफ बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पर आती है हमारी केमिस्ट्री। क्या आएगी? केमिस्ट्री। तो बहुत से बच्चों को इस चैप्टर में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा डाउट्स होती हैं। और टू बी वेरी फ्रैंक, मैं भी जब इसको पढ़ती थी ना तो कुछ नहीं पल्ले पड़ता था। एनीवेज, तो आज जो इसको बेटा हम शुरू करेंगे, एनसीईआरटी पे तो हम फोकस करेंगे ही, लेकिन इसको आप मेरे नोट्स से पढ़िएगा। मेरे नोट्स का पीडीएफ भले ही आप टेलीग्राम से ले लीजिए या हमारे साथ साथ पढ़ के लाइव क्लास में नोट बनाइए, जैसे भी करना है करिए। लेकिन बेटा मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि बायोमोलिक्यूल जो है मैं आपको इतने अच्छे से करा दूंगी कि कोई भी आपको डाउट यहाँ पर नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास से हम शुरू करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स। देखिए बेटा, बायो मीन्स क्या होता है? लाइफ। मॉलिक्यूल्स हो गए हमारे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी कि जो भी मॉलिक्यूल्स हमारी लाइफ के साथ में एसोसिएटेड हैं उन सबको बेटा हमने नाम दे दिया बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल्स बेटा होते क्या हैं, चलिए हम लिख लेते हैं। बेटा जैसे करवा रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही करना है, साथ साथ में नोट्स बनाने हैं। और एक बार बेटा बिलीव करके देखो, पूरा का पूरा चैप्टर आपकी फिंगर टिप्स पे होगा। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड विद लाइफ। अब जरूरी नहीं है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉरी ह्यूमन के ही बॉडी में पाए जा रहे हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स है बेटा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जा सकते हैं। तो हम ऑल्सो हम बेटा ये भी लिख सकते हैं, द मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड विद द लिविंग सेल्स, विद द लिविंग सेल्स। अब ये जो बेटा लिविंग सेल्स हमारे होंगे, ये बैक्टीरिया, फंजाई, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट बेटा क्लियर है एकदम? ठीक है, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ऑल्सो वो मॉलिक्यूल्स जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जा रहे हैं, उनको बेटा हमने बोला बायो मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर हो गई? ठीक है, अब बेटा हम आएंगे कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो बेटा ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ हमें कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ने हैं। देन हम करेंगे लिपिड्स। देन हम करेंगे बेटा प्रोटीन। और लास्ट में हम करेंगे एंजाइम्स। तो बेटा हमारे जो सिलेबस में बायोमोलिक्यूल्स में है वो है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन और एंजाइम। और बेटा एक और है जो मिस हो गया है, क्या? न्यूक्लिक एसिड। क्या है? न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, यहाँ बायोमोलिक्यूल्स में न्यूक्लिक एसिड का सिर्फ इन्होंने एक इंट्रो टाइप का दे रखा है, क्योंकि लेने को डिटेल में हम करेंगे क्लास 12 की बुक में, है ना। तो इतना ही बेटा इस चैप्टर में हमको कंप्लीट करना है। क्लियर है सारी चीजें? आगे बढ़े। आपको लग रहा है कि मैम ने बोल दिया बस इतना ही करना है? बेटा बिलीव मी, इतना ही करना है। ठीक है, और एक बार अगर करने लगेंगे ना मजा आने लगेगा। ये चैप्टर शायद आपका वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स हो जाए, है ना। चलिए, अब बेटा जितने भी हमें बायोमोलिक्यूल्स मिलते हैं उन सब में एक चीज कॉमन है कि उन सब में कार्बन जरूर पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? कार्बन। ठीक है, तो लिख लीजिए, ऑल बायोमोलिक्यूल्स आर द कंपाउंड ऑफ कार्बन। ऑल बायोमोलिक्यूल्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। यानी कि हर एक बायोमोलिक्यूल में आपको एक कॉमन चीज दिखाई देगी और वो है हमारा कार्बन, यानी कि सी। क्या? कार्बन। ठीक है, उसके बाद में बेटा अगर हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को कंपेयर करें तो जो कंसंट्रेशन है वो वेरी कर सकता है। ठीक है, तो whenever we whenever we compare, then the concentration
कैन बी डिफरेंट। कैसे डिफरेंट होगा और कंपैरिजन किस किस में करना है? तो जब भी हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कंपैरिजन करेंगे, whenever we compare, then the concentration can be different in both living as well as नॉन लिविंग। यानी कि जब भी हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कंपैरिजन करेंगे बेटा, तो जो हमें कंसंट्रेशन मिलेगा वो डिफरेंट मिलेगा, और हमेशा जो कंसंट्रेशन है वो हायर होगा लिविंग टिश्यू में। कंसंट्रेशन will be higher in living tissue। यानी कि जो हमारे लिविंग टिश्यूज हैं उसमें कार्बन कंसंट्रेशन जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा इन कंपैरिजन टू द नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब बेटा एक बार इधर आ जाइए, इससे एनसीईआरटी का हम इससे इंट्रो करेंगे, है ना। सिर्फ हम पहला पैराग्राफ अभी करने वाले हैं, ठीक है, एक एक लाइन करनी है। या देयर इज अ वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक वाइड डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। एक मिनट रुकिए, मैं साइज इंक्रीज कर लूँ इससे कि आपको इजीली दिख जाए। हाँ, अब क्लियर है ना? ओके। There is a wide diversity in living organism in our biosphere. ठीक है। Now a question that arises in our mind: Are all living organism made up of the same chemicals? क्या सारे living organism एक ही chemical के बने हैं? नहीं बने हैं बेटा, सब अलग अलग के बने हुए हैं। You have learned in chemistry how element analysis is performed. If we perform such an analysis on a plant tissue, animal tissue, or a microbial paste, we obtain a list of elements like carbon, hydrogen, oxygen, and several others. If the same analysis is performed on a piece of earth crust, as an example of non-living matter, we obtain a similar list. What are the differences between the two lists? मैंने बेटा आपको बताया कि लिविंग चीज़ों में कंसंट्रेशन हमेशा हायर रहेगा. All the elements present in a sample of earth crust are also present in the sample of living tissue. However, a closer examination reveals that the relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other elements is higher in any लिविंग ऑर्गेनिज्म देन इन अर्थ क्रस्ट। बेटा ये सेंटेंस को लिखवाने का एक ही मतलब था कि हमें पता होना चाहिए कि कार्बन, हाइड्रोजन, इन सबका जो कंसंट्रेशन है, अगर हम इसको कंपेयर करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स से, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमेशा ज़्यादा रहेगा। अब ये आती है बेटा टेबल 9.1, जो कि है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। देखिए, एक तरफ हमने लिख लिया परसेंट वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट और एक तरफ हमने लिख लिया ह्यूमन बॉडी। ठीक है, चलिए हम साथ साथ बेटा अपनी भी टेबल बना लेते हैं, आ जाइए। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एलिमेंट, यहाँ पे हम लिख लेते हैं अर्थ क्रस्ट, और यहाँ पे बेटा हमने लिख लिया ह्यूमन। क्लियर है? यानी कि हम परसेंट वाइज एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा है और कौन सा एलिमेंट अर्थ की क्रस्ट में ज़्यादा है। सबसे पहले हमने बेटा ले लिया अपना हाइड्रोजन। ठीक है, तो बेटा हाइड्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में हमारा है सिर्फ और सिर्फ 0.14। बेटा इस टेबल से ना क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और ह्यूमन बॉडी में है बेटा 9.5%। इंपॉर्टेंट, क्लियर है? उसके बाद में बेटा हम आते हैं कार्बन पे। किस पे आ गए हम? कार्बन पे। कार्बन तो बेटा एटमॉस्फेयर में है 0.03%, जबकि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है वहाँ पर हमारा पाया जाएगा 18.5%। ठीक है, यानी कि अगर बेटा हम कंपैरिजन कर रहे हैं प्लेस, तो उस कंपैरिजन में जो हमारे एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, इनका कंसंट्रेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, उसके बाद में हम ले लेंगे बेटा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अर्थ क्रस्ट में है 46.6%, जबकि ह्यूमन बॉडी के अंदर बेटा ये पाया जाएगा आपका 65 से लेके 66% तक। याद रखना है, ऑक्सीजन जो है ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होगा। ठीक है, नाइट्रोजन बेटा जो हमारी अर्थ क्रस्ट में है वो 0.001 के आसपास है, और जो हमारा ह्यूमन बॉडी होगा बेटा यहाँ पर 3.3% के आसपास पाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा जो हमें है हमारी एक लिस्ट तैयार कर लेनी है, एंड वी हैव टू रिमेंबर सर्टेन, ये जो SCON बेटा हमने लिखे हैं,
अगर क्वेश्चन आपका बनेगा तो इन्हीं एलिमेंट से आपका क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है सारी चीजें। अब बेटा हम चल रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, केमिकल एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू। बेटा एनसीईआरटी अभी नहीं खोलनी है, अभी खोला तो आपको सिर्फ कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं होगा। जो मैं पढ़ा रही हूँ पहले वो सुनना है। केमिकल एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू, यानी कि हमने बेटा एक लिविंग टिश्यू को ले लिया और हम चल रहे हैं उसका केमिकल एनालिसिस करने, यानी कि हम ये जानने चल रहे हैं कि उस लिविंग टिश्यूज के अंदर क्या क्या जो हमारे केमिकल्स हैं वो मौजूद है। ठीक है बेटा, हम कोई भी लिविंग टिश्यू ले लेंगे। ठीक है, चलिए कोई भी हम लिविंग टिश्यू ले लेंगे। हम्म, देखिए क्या किया बेटा हमने, कोई भी एक लिविंग टिश्यू ले लिया, एनी लिविंग टिश्यू। एक हमने बेटा कोई भी लिविंग टिश्यू ले लिया, सपोज ये जो मैंने सर्कल बनाया हुआ है, दिस इज आवर लिविंग टिश्यू। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसी लिविंग टिश्यू को हम करेंगे ग्राइंड। क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे। ठीक है, ग्राइंड विद ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, यानी कि ये जो बेटा हमारा टिश्यू था इसको हमने ग्राइंडेड फॉर्म में कर लिया, किसके साथ में, इन प्रेजेंस ऑफ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। बेटा ये दो स्टेप समझ में आई। हमने कोई भी लिविंग टिश्यू लिया, देन उसको हमने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ में क्या कर लिया, ग्राइंड कर लिया। ठीक है, ये बेटा इसका है फॉर्मूला, किसका, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का। ठीक है, चलिए अब बेटा जब हमने ग्राइंड कर लिया तो ग्राइंड के बाद में बेटा हमें क्या मिल जाएगा, कोई भी चीज़ है, सपोज हमने एक नॉर्मल मैंगो लिया है, उस मैंगो को हमने दूध के साथ में ग्राइंड कर लिया तो हमें क्या मिल गया, मैंगो शेक। तो वो मैंगो शेक जो हमें मिला बेटा वो क्या है एक्चुअल में, पेस्ट इज ऑब्टेन्ड। क्या मिल गया, पेस्ट इज ऑब्टेन्ड। क्या बेटा, यानी कि जब हमने किसी भी लिविंग टिश्यू को हमने ग्राइंड किया ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ में तो हमें एक पेस्ट ऑब्टेन हो गया। अब बेटा हमें क्या करना है कि इस पेस्ट, क्या आप मैंगो शेक को डायरेक्ट ऐसे मिक्सी से निकाल के पी लेते हैं, नहीं, पहले आप उसको स्टेन करते हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, पेस्ट इज फिल्टर्ड, पेस्ट इज फिल्टर्ड। हमने उस पेस्ट को बेटा स्टेन कर दिया, और बेटा स्टेन करने के बाद में देखिए अब क्या होता है बेटा, जब भी हम किसी चीज को छन्नी से छानते हैं तो क्या होता है कि कुछ चीजें छन्नी के ऊपर रह जाएंगी और कुछ चीजें छन्नी के नीचे आ जाएंगी, स्टेन के नीचे आ जाएंगी। ठीक है, तो सम विल पास वाइल अदर विल रिमेन। ठीक है, सम विल, सम पार्टिकल्स विल रिमेन while other will pass। क्लियर है, ठीक है, मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हमने जब उसको स्टेन किया तो कुछ हमारे स्टेन के ऊपर रह गए और कुछ जो हमारे थे वो फिल्टर को पास कर गए। ठीक है, जो बेटा हमारा फिल्टरेट होगा, जो हमारा फिल्टरेट होगा उसको हम बोलेंगे एसिड सॉल्युबल पूल। अब बेटा हमें यहाँ पे दो चीजें मिल गई, कौन सी दो, एक तो जो फिल्टर के बाहर निकल गई और एक जो फिल्टर में ही रह गई। तो बेटा हमें यहाँ पे मिल गए दो पूल, एक तो हो गया एसिड सॉल्युबल पूल और एक हमारा हो गया एसिड इनसॉल्युबल पूल। अब इनको बेटा और भी हम नेम से जानते हैं, रिटेंटेट और फिल्टरेट के नाम से। फिल्टरेट बेटा हम बोलेंगे किसको, एसिड सॉल्युबल पूल को हम बोलेंगे क्या, फिल्टरेट।
और इसको हम बोलेंगे एसिड इंसॉल्युबल को रिटेंटेट। इजी, इजी है ना? अभी और इजी लगेगा, रुक जाइए 2 मिनट। अभी और मैं अच्छे से एक्सप्लेन जब करूंगी ना तब आपको और अच्छे से आएगा समझ में। जस्ट अ मिनट। बेटा इतना प्रोसीजर क्लियर हुआ आप लोगों को? यहाँ तक कोई भी इशू हो प्लीज आस्क। बेसिकली हमने केमिकल एनालिसिस किया किसका? लिविंग टिश्यू का। तो हमने कोई भी एक लिविंग टिश्यू को ले लिया, ठीक है। उसके बाद में उस टिश्यू को हमने ग्राइंड किया, यानी कि एक मैंगो शेक के एग्जांपल से लेते हैं, अभी मैंगो का सीजन चल रहा है तो हमने एक मैंगो लिया, ठीक है। मैंगो को हमने एक लिविंग टिश्यू कंसिडर कर लिया, उसको हमने ग्राइंड किया मिक्सर में मिल्क के साथ में। यहाँ पर हमने जो हमारे लिविंग टिश्यू था उसको ग्राइंड किया ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ में, Cl3CCOOH, ठीक है। ट्राइक्लोरो एसिड के साथ में हमने इसको क्या किया? ग्राइंड किया। वहां हमें मिला मिल्क शेक, यहाँ हमें मिला क्या? पेस्ट। क्या मिला? पेस्ट। मिल्क। अब जो हमें मैंगो शेक मिला बेटा, इसको हमने क्या किया? इसको हमने फिल्टर किया, ठीक है, यानी कि छन्नी के साथ में उसको हमने छाना, ठीक है। यहाँ पे भी हमने पेस्ट को किया फिल्टर। तो बेटा कुछ जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमारे फिल्ट्रेट के ऊपर रह जाएंगे और कुछ उसके ग्लास में हमारे नीचे पोर हो जाएंगे। तो एक हमें मिल गया हमारा एसिड सॉल्युबल पूल और एक हमें मिल गया एसिड इनसॉल्युबल पूल, यानी कि फिल्ट्रेट और रिटेंटेट, ठीक है। बेटा ये क्लियर है? देखिए जो फिल्टर के ऊपर रह गया, जो फिल्टर के ऊपर रह गया इसको हमने बोला रिटेंटेट, यानी कि ये एसिड इनसॉल्युबल है, यानी कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स हमें मिलेंगे वो एसिड के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे। और एक हमें जो नीचे हमारा चला गया ग्लास के अंदर, बीकर के अंदर, दैट इज आर फिल्टरेट, यानी कि हमारा एसिड सॉल्युबल, हमारा एसिड सॉल्युबल। क्लियर है? सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। जब बेटा इस पेस्ट को हमने फिल्टर कर लिया तो ऊपर वाला पोर्शन को हमने बोल दिया रिटेंटेट और नीचे वाले को हमने बोल दिया फिल्टरेट, ठीक है। अब बेटा सोच के बताइए ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा, इसका या फिर इसका? ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा इसका, मोर मॉलिक्यूलर वेट। और कम किसका रहेगा? फिल्टरेट का। लेस मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। सारी चीजें क्लियर हो गई? इतना पोर्शन पूरा क्लियर है? नोट बना लीजिए। बेटा नोट बना लीजिए। अब बेटा हमें यहाँ पे क्या चीजें मिल गई? एक हमें मिल गया एसिड सॉल्युबल और एक हमें मिल गया एसिड इनसॉल्युबल। इनको बेटा हम अलग अलग कर लेते हैं, डिस्क्राइब, ठीक है। इसी पेज पे कोशिश करते हैं पूरा करने की इसको, इस टॉपिक को। तो बेटा एक हमें क्या मिला? एसिड सॉल्युबल। क्या मिला? एसिड सॉल्युबल, यानी कि कौन सा हमारा एसिड सॉल्युबल कौन सा हुआ बेटा? फिल्टरेट, ठीक है, जिसको हमने बोला फिल्टरेट, ठीक है। अब ये हमारा हो गया जो फिल्टर को पास कर जाएगा। बेटा इनको हम दूसरा नाम देंगे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्या देंगे? बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, यानी कि साइज स्मॉलर रहेगा, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? क्या नाम दिया? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और बेटा इनका जो साइज होगा वो जनरली 80 से 800 डाल्टन के बीच में होगा। कितना होगा? 80 टू 800 डाल्टन्स, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद में एसिड सॉल्युबल पूल में बेटा हमारे कौन कौन आएंगे? सिंपल शुगर, अमाइनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड। एग्जाम्पल सिंपल शुगर, the very important amino acids and nucleotides, यानी कि ये सब जो है ये हमारे फिल्टर को पास कर जाएंगे, पास कर जाएंगे। उसके बाद में हम आते हैं एसिड
इनसॉल्युबल की तरफ। कहाँ आते हैं? एसिड इनसॉल्युबल की तरफ। जिसको बेटा हमने क्या नाम दिया है? रिटेंटेट। और ये बेटा बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमने पहले ही लिख दिया है, मोर मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, है ना। उसके बाद में बेटा इनका साइज कितना होगा? तो मोर देन 10,000, मोर देन 10,000 डेल्टन्स। ओके, नाउ अब इस पूल में हमारे क्या क्या आएंगे? पॉलीसेक्राइड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। एग्जांपल लिख लीजिए, पॉलीसेक्राइड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बेटा? सारी चीजें क्लियर है एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल के बीच में, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर आएगा हमारा एक एक्सेप्शन। कौन आएगा? एक एक्सेप्शन। लिख लीजिए, एक्सेप्शन भी हम साथ ही साथ में नोट करते चलते हैं, जिससे कि बिल्कुल भी कंफ्यूजन की गुंजाइश ना रहे। एक्सेप्शन, lipids being smaller remains in retentate। बेटा लिपिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो स्मॉलर होते हैं साइज में, उसके बाद में ये फिल्टर को पास नहीं कर पाएंगे। इसका बेटा एक रीजन है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, ठीक है। चलिए अब मैं लिपिड का केस आपको समझाने चल रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन, lipids being smaller in size are remaining in acid insoluble pool और retentate। प्लेन, ठीक है। इस पॉइंट को बेटा हमें एक्सप्लेन करना है। किसी को आंसर आता है? मौका दे रही हूँ, बताइए। किसी को आंसर आता है तो बताइए, नहीं आता है तो फिर मैं तो बताऊंगी। किसी को भी आंसर पता है कि लिपिड छोटे होने के बावजूद भी एसिड इनसॉल्युबल पूल में क्यों आते हैं? बेटा लिपिड को जब हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, लिपिड्स व्हेन सेंट्रीफ्यूज्ड, यानी कि जब हमारा ग्राइंडिंग वाला प्रोसेस चल रहा होगा, तो बेटा ये वेसिकल्स बना लेते हैं, यानी कि झुंड बना लेंगे। और वो वेसिकल्स जो होते हैं वो जो हमारा फिल्टर है उसको पास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फॉर्म्स वेसिकल्स, फॉर्म्स वेसिकल, और इन वेसिकल की फॉर्म की वजह से बेटा दे रिमेन्स इन रिटेंटेट फेज, रिमेन्स इन रिटेंटेट। क्लियर है? सपोज दिस इज अ लिपिड मॉलिक्यूल, ठीक है। जब बेटा हमने इसको ग्राइंड किया या फिर सेंट्रीफ्यूज्ड किया, तो इट विल फॉर्म दी बेसिकल्स। क्या बना देगा? बेसिकल्स। ऑल्दो लिपिड का साइज स्मॉलर है, तो ये बेटा जो हमारे हैं ये ग्लास के ऊपर, बीकर के ऊपर वाले पोर्शन में ही ये रह जाएंगे, यानी कि दीज आर एसिड इनसॉल्युबल पूल्स, ठीक है। अब ये हो गया बेटा। इसके साथ साथ में हमारी बॉडी में कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी मिलते हैं, वो जो होंगे हमारे एसिड सॉल्युबल होंगे, ठीक है। लिख लीजिए ये पॉइंट भी। inorganic molecules found in body are also a part of acid soluble pool। बेटा एग्जांपल दीजिए इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। ये तो पता होगा, ये तो सबको पता है। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के एग्जांपल दीजिए। हाँ, मैग्नीशियम, सल्फर, सोडियम,
और पोटेशियम। They are all the beta examples of acid soluble pools. Magnesium Mg2 plus, sulfur S, sodium Na, and potassium K. ठीक है, these are all the inorganic molecules जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जा रहे हैं, ये भी एसिड सॉल्युबल पूल में पाए जाएंगे। अब ये तो हो गया बेटा किसका हमारा एनालिसिस, ये हो गया हमारी लिविंग टिश्यूज का एनालिसिस। एक और चीज बेटा लिख लीजिए, एसिड सॉल्युबल पूल में एक और मेन डिफरेंस है एसिड सॉल्युबल पूल में और एसिड इनसॉल्युबल पूल में। क्या है वो डिफरेंस? ऑर्गेनेल्स के आधार पे, सेल ऑर्गेनेल्स के आधार पे। तो एसिड सॉल्युबल पूल में जो बेटा पाए जाएंगे वहां पर साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन तो होगी लेकिन ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे। ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे। जबकि जो बेटा हमारा एसिड इनसॉल्युबल पूल है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्लस ऑर्गेनेल आपको दोनों देखने को मिल जाएंगे। साइटोप्लाज्म प्लस ऑर्गेनेल। बेटा आ गया समझ में? दोबारा देखते हैं, आ जाइए। तो बेसिकली वी हैव डन द केमिकल एनालिसिस ऑफ द लिविंग टिश्यूज। अब ये जो बेटा हमारी लिविंग टिश्यूज हैं, ठीक है, तो हमने इनका किया केमिकल एनालिसिस। बेसिकली हमने एक मैंगो शेक तैयार किया जो मैंने आपको एग्जांपल से बताया है, ठीक है। हमने एक लिविंग टिश्यू लिया, उसको ग्राइंड किया किसके साथ में, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड Cl3CCOOH, ठीक है। उसके साथ में बेटा जब हमने ग्राइंड किया हमें एक पेस्ट मिला, उस पेस्ट को हमने फिल्टर किया। तो कुछ तो हमारा पार्ट जो पोर्शन है वो फिल्टर में आ जाएगा, कुछ हमारा बीकर में आ जाएगा। जो बीकर में आया उसको हमने बोला रिटेंटेड या फिर एसिड सॉल्युबल पूल, और जो ऊपर रह गया हमारे फिल्टर में उसको हमने बोला एसिड इनसॉल्युबल पूल या फिर फिल्टरेट। बेटा एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, एसिड सॉल्युबल जो होगा बेटा इसका जो मॉलिक्यूलर वेट रहेगा वो कम रहेगा, और जो हमारा रिटेंटेड वाला फेज है वहां पर हमारा जो, सॉरी मैं उल्टा बता गई शायद, जो रिटेंटेड वाला हमारा फेज है यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। सिर्फ एक एक्सेप्शन है लिपिड्स का, क्योंकि वो वर्सिकल्स बना लेते हैं तो वो रिटेंटेड को पास नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल्स आई हैव ऑलरेडी टेकन। उसके बाद में बेटा मैंने आपको लिपिड वाला पूरा केस समझा दिया था। एंड देन वी हैव ऑल्सो रिटन, अगर कोई आपसे पूछे कि बॉडी में जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जा रहे हैं ये एसिड सॉल्युबल हैं या फिर इनसॉल्युबल, यू हैव टू रिमेंबर कि दे आर फाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पूल, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बायोकेमिकल एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू। अब हम करने चल रहे हैं एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। एनालिसिस ऑफ analysis of inorganic है। ये तो बेटा हमने लिविंग चीजों का एनालिसिस कर लिया। अब हम करेंगे क्या, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स का एनालिसिस, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। बहुत बेटा इंटरेस्टिंग प्रोसीजर होता है, किया हुआ है मैंने, ठीक है। बहुत हमारी पीएचडी में ये करवाया गया था हमें। तो एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, बेटा इनको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लेंगे एक लिविंग टिश्यू को, क्या लेंगे? एक लिविंग टिश्यू को लेंगे। एक हमने कोई भी एक लिविंग टिश्यू हमने लिया और उसको हमने क्या किया, उसका हमने वेट किया। क्या किया? वेट किया। वेट मतलब इंतजार वाला वेट नहीं किया, उसका हमने वजन किया, वेट। और ये जो वेट था बेटा ये हमने दोनों तरीके से ले लिया, ड्राई वेट और एंड वेट वेट, यानी कि उसका जो ओरिजिनल वेट है और उसको सुखा के, दोनों चीजों का जो हमने वेट था उसको मेंशन कर लिया। क्लियर है? अब जब बेटा हमने दोनों वेट्स को मेंशन कर लिया, अब हमें क्या करना है, इसको हमें जला देना है। क्या करना है? बर्न। इसको हमने आग से जला दिया, ठीक है। हमने इसको जला दिया। अब जलाने से बेटा क्या हुआ, देखिए। अब बोलेंगे इतनी मेहनत करी, लिविंग टिश्यू लेके आए, उसका वजन नापा एंड देन फाइनली उसको जला दिया। बेटा जलाने से क्या होगा, उसके अंदर जितना भी कार्बन कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्या होगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यानी कि हमें उस लिविंग टिश्यू का क्या मिल जाएगा? इनऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो बर्निंग के बाद में बेटा क्या हुआ,
carbon content of the tissue gets oxidized. ठीक है, यानी कि जो हमारा कार्बन कंपोनेंट था किसका, लिविंग टिश्यू का, अब वो पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हो चुका है। और अब बेटा हमें क्या मिल गया, जब कोई चीज हम जला देते हैं हमें क्या मिलता है, ऐश, यानी कि हमारी राख। और यही बेटा जो राख है दिस इज इनऑर्गेनिक। देखिए ऑर्गेनिक चीजें तो हमारी गायब हो ही चुकी हैं, बचा क्या है हमारे पास, इनऑर्गेनिक चीजें, वो हमें ऐश मिली गई है। अब इसी इसी ऐश को बेटा हम कर लेंगे एनालिसिस, क्या करेंगे, नाउ दिस ऐश विल बी एनालाइज्ड, टू नो द inorganic element, inorganic elements of the living cell, of the living tissue. Clear है? And beta this whole procedure is called, is known as ऐश एनालिसिस। बेटा लिविंग और नॉन लिविंग का ऑर्गेनिक कैसे हमने निकाला था, और हमने उसका इनऑर्गेनिक कैसे हमने इसका निकाला, ये सब अब हमारा क्लियर हो चुका है। क्लियर है सारी चीजें बेटा, कोई भी समस्या यहाँ तक, बोला था ना इजी है, आएगा समझ में, ठीक है। चलिए अब इसको बेटा एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं हमारी क्या लिख रही है। Okay, we can continue asking in the same way. What type of organic compounds are found in the living organism? How does one go about finding the answer? To get an answer, one has to perform a chemical analysis. ठीक है, एक analysis हमने organic के लिए किया, एक हमने inorganic के लिए। Sorry. We can take any living tissues and grind it with trichloroacetic acid using a mortar and a pestle. We obtain a thick slurry, जिसको हमने paste बोला था. If we were to strain this through a cheesecloth or cotton, we would obtain two fractions. One is called the filtrate, and more technically, the acid-soluble pool. And the second, the retentate or the acid-insoluble fraction. Scientists have found thousands of organic compounds in the acid-soluble pool. Organic compound in the acid-soluble pool. Clear है? In higher classes, you will learn about how to analyze a living tissue sample and identify a particular organic compound, जो कि हम अभी देख चुके हैं. It will suffice to say here that one extract the compound, then subjects extract to various separation techniques till one has separated a compound from all other कंपाउंड. ठीक है, तो बेसिकली ये सब हमारा लिख गया. उसके बाद में हम इधर आ गए, हाउ एवर लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो हैव गॉट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, उसको एनालिसिस के लिए हमने किया ऐश एनालिसिस. और बेटा ये जो हमारी टेबल है दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस टेबल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वी ऑलरेडी नो दिस. ठीक है, वी आर ऑलरेडी द स्टूडेंट्स ऑफ नीट, हमारे सिलेबस में केमिस्ट्री है, ये सब हमें पता है, फॉर्मूले वगैरह. ठीक है, तो ये हमारा हो गया, एनसीईआरटी भी हमने देख लिया. ठीक है, आगे चलते हैं बेटा. अब बेटा आगे से आपको वो पढ़ना है जो मैं पढ़ाऊंगी. ठीक है, आगे से एनसीईआरटी में पैराग्राफ वाइज सब कुछ दे रखा है, जो कि एक बहुत बड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है. हालांकि एनसीईआरटी में स्टडी करेंगे लेकिन पूरे चैप्टर होने के बाद में. ठीक है, अब इन टॉपिक्स के बाद में एक हमारा टॉपिक आता है बेटा मेटाबॉलिज्म. क्या आता है, यस, क्या टॉपिक आता है, मेटाबॉलिज्म. बेटा मेटाबॉलिज्म को हम डिफाइन कैसे करेंगे, द सम टोटल of all the reactions going on in our body. ठीक है, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो जाने वाले सारे केमिकल रिएक्शंस को बेटा हमने बोला क्या, मेटाबॉलिज्म. अब बेटा ये जो हमारा मेटाबॉलिज्म है दिस इज एक्चुअली ऑफ टू टाइप्स, दिस इज एक्चुअली ऑफ टू टाइप्स.
एक हमारा है कैटाबॉलिज्म और एक हमारा है एनाबॉलिज्म। देखिए, हमारी बॉडी में बेटा जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं वो रिएक्शन आपको दो फॉर्म में मिल सकता है। एक रिएक्शन तो आपको वो मिल सकता है जहाँ दो चीजें मिलके एक चीज बना दे रही हैं, यानी कि कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रही हैं, या फिर दूसरा आपको मिलेगा जहाँ पर एक कंपाउंड ब्रेक होके दो अलग अलग एलिमेंट्स हमें दे रहा है। तो कैटाबॉलिज्म बेटा वो रिएक्शंस होते हैं व्हेन समथिंग इज ब्रोकन। ओहो, व्हेन समथिंग इज ब्रोकन। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के तौर पर बेटा समझाने के लिए देख लीजिए, NaCl कॉमन सॉल्ट, अगर इसको बेटा हम रिएक्शन करवाएं ये हमें दे दे अलग अलग ये प्रोडक्ट्स, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। वो जबकि जो हमारी एनाबॉलिज्म होंगी बेटा यहाँ पे उल्टा प्रोसीजर चल रहा होगा, व्हेन समथिंग इज मेड, व्हेन समथिंग इज मेड, जब कुछ बन रहा होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, Na+Cl गिव्स NaCl। तो बेटा दोनों रिएक्शन में अंतर समझ में आ गया, मेटाबॉलिज्म की, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में, ठीक है। अब बेटा सॉरी, ये है एनटीए वालों का फेवरेट टॉपिक, जो आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस टेबल से हर बार क्वेश्चन आता है, ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब बेटा ये क्या हो रहा है देखिएगा, क्या हो रहा है, कुछ भी तो नहीं हो रहा है, पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। चलिए, ये कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म समझ में आ गया। अब मेटाबॉलिज्म में जो चीजें हमारे रिएक्शंस को कंट्रोल करेंगी, जो रिएक्शंस को फैसिलिटेट करेंगी, उनको हम बेटा बोलेंगे मेटाबोलाइट्स। क्या बोलेंगे? मेटाबोलाइट्स, ठीक है। तो लिख लीजिए मेटाबोलाइट्स, मेटाबोलाइट्स। ऑल केमिकल्स टेकिंग पार्ट इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अब ये जो बेटा हमारे होंगे मेटाबोलाइट्स, ये भी दो तरीके के होंगे, एक तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। एंड दिस इज द फेवरेट टॉपिक ऑफ एनटीए वालों का। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और दूसरे बेटा हमारे कौन से हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। और इन्हीं के ऊपर एनसीईआरटी में दे रखी है एक टेबल। क्या दे रखी है? एक टेबल जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। अब ये जो बेटा हमारे हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ये होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स required for basic metabolic process। है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए ज़रूरी हैं, और इनके पास में बेटा होंगे आइडेंटिफाइंग फंक्शंस। क्या होते हैं? आइडेंटिफाइंग फंक्शंस। जैसे कि हमारी बॉडी में जो फोटोसिंथेसिस वगैरह करवाते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस हमारी क्या प्लांट्स की बॉडी में, ठीक है, वी डोंट हैव क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये बेटा हमारे हो गए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ये सब इसके कॉमन वाले जो प्रोसेस हैं वो एग्जाम्पल हो जाएंगे। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जहाँ पे सारी टेक्निकल चीज़ें हमारी लाई करती हैं, ठीक है। डू नॉट हैव अ डायरेक्ट रोल, लिख लीजिए, डू नॉट हैव डायरेक्ट रोल, ठीक है। नो आइडेंटिफाइंग फंक्शंस, नो आइडेंटिफाइंग फंक्शंस, क्लियर है? नो आइडेंटिफाइंग फंक्शंस। और इसके लिए बेटा हमारी एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है, टेबल नंबर 9.3। कौन सी है? एनसीईआरटी की टेबल नंबर 9.3, ठीक है। अभी उसको भी बेटा हम देखेंगे, एक सेकेंड। ओहो, या
बेटा इतना क्लियर है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्लियर है ना? बॉलिक रिएक्शंस, कैटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबोलाइट्स। बेसिकली प्राइमरी वाले जो हैं बेटा इनके आइडेंटिफाइंग फंक्शंस हैं, और फंक्शंस के साथ साथ में कॉमन जो प्रोसीजर्स होते हैं बॉडी में उनको कंप्लीट करवाएंगे, जबकि जो हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं इनके जो बेटा फंक्शंस है वो हमें स्टिल नोन नहीं है। ठीक है, चलिए इसके लिए बेटा हम बनाएंगे एक टेबल। क्या बनाएंगे? इन क्या? एक सेकेंड। ठीक है, ये बेटा है हमारी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की टेबल। चलिए इसको कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा एक तरफ हम लिख लेंगे क्या, जो चीजें होंगी, और दूसरी तरफ हम लिख लेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स में वो पाई जाएंगी। जैसे कि हमारे पिगमेंट्स हो गए। ठीक है, पिगमेंट्स, पिगमेंट्स में बेटा हमारे कौन से आ जाएंगे? कैरोटिनॉइड्स आ जाएगा। क्या आ जाएंगे? कैरोटिनॉइड्स। और पिगमेंट में बेटा क्या आएगा? कैरोटिनॉइड्स हमारे आएंगे। कैरोटिनॉइड्स के साथ साथ में बेटा हमें देखने को मिल जाएंगे क्या? एंथ्रोसाइनिन। क्या मिलेंगे? एंथ्रोसाइनिन, ये भी लिख लेते हैं इसी में, एंथ्रोसाइनिन। उसी के बाद में बेटा हम करते हैं एल्केलॉइड्स के बारे में बात। एल्केलॉइड्स, अब बेटा ये कौन से होंगे हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स? ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो कि अल्कलॉइड होंगे नेचर में। कैसे होंगे? नेचर में अल्कलॉइड्स होंगे। इसमें बेटा हमारा आ जाएगा मॉर्फिन और कोडीन। क्या आ जाएगा? मॉर्फिन और कोडीन। इज दैट क्लियर? उसके बाद में बेटा एल्कलॉइड्स के बाद में हमारे आ जाएंगे क्या? टर्पीन, जहां पे हमारे दो आएंगे, मोनोटर्पीन और डायटर्पीन। मोनोटर्पीन बेटा ये अक्सर आपको मैच दी फॉलोइंग में देखने को मिल जाएंगे। डायटर्पीन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल ये है। टर्पीन्स के बाद में बेटा हमारे हो जाएंगे टॉक्सिन्स, जहां पर एब्रिन और राइसिन आ जाएगा। एब्रिन और राइसिन जो कि हमारे हैं टॉक्सिन। है। और बेटा ये जो इस टाइप की टेबल है ये हमारी 9.3 पेज नंबर एनसीईआरटी में दे रखी है। मैं दिखा देती हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। या दिस वन बेटा, सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। These are बेटा सम ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। क्लियर है सारी चीजें? ये हमारे हो गए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये बेटा टेबल जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ से अक्सर आपको पीवाईक्यूज देखने को मिल जाएंगे। ये मैच दी फॉलोइंग्स में और नॉर्मली भी आ जाती है। देखिए पिगमेंट्स में हमारे आ जाएंगे कैरोटिनॉइड्स और एंथ्रोसाइनिन। एल्कोलॉइड में हमारे आएंगे मॉर्फिन, कोडीन। टर्पिनॉइड्स में हमारे आ जाएंगे मोनोटर्पीन, डाइटर्पीन। एसेंशियल ऑयल्स में हमारे आ जाएंगे लेमन ग्रास ऑयल एक्सेट्रा। टॉक्सिन्स में हमारे एब्रिन और राइसिन आ जाएगा। लेक्टिन्स में हमारे कॉन्केबिलिन ए आ जाएगा। ड्रग्स में हमारे दो आएंगे, विनब्लास्टिन और करक्यूमिन। और पॉलीमेरिक सब्सटेंस में रबर, गम, सेलुलोज एक्सेट्रा। तो ये एज इट इज बेटा आपको याद करना है, ये एज इट इज आपको याद करना है। ठीक है, उसके बाद में बेटा हम टेबल 9.4 देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देख लीजिए टेबल 9.4। बेटा ये कुछ कंपाउंड का आपके सेलुलर मास में इन्होंने परसेंटेज दे रखा है। ये तीनों जो बेटा हमारी टेबल्स हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बेटा दो क्वेश्चन लिख रही हूँ जो नीट में आ चुके हैं। 2023 में आया था।
2023. Which of the following is not a second metabolite? है, चार आपको बेटा ऑप्शन दे रखे थे जिसमें पूछा गया था सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इनमें से कौन नहीं है। ऑप्शंस थे बेटा करक्यूमिन, एंथ्रोसाइनिन, रबर, बेटा लास्ट वाला हमारा ऑप्शन था लेसिथिन, लेसिथिन। तो ये जो बेटा आपका क्वेश्चन था ये 2023 में नीट में आया हुआ है। ठीक है, अभी मैं इसी से आपको बताऊंगी कि इस टॉपिक से फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन आया हुआ था आंसर करिए क्या है। बेटा सीधी सी बात है, इन तीनों को हमने देखा हुआ है, करक्यूमिन, एंथ्रोसाइनिन जो कि हमारे पिगमेंट में था, रबर जो कि हमारे पॉलीमर्स में था, ये तीनों ही हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स थे। यानी कि ये आंसर हमारा नहीं हो सकता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा लेसिथिनिन। क्या आंसर हो जाएगा? लेसिथिनिन। ठीक है, उसके बाद में एक है नीट 2021 का क्वेश्चन, अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग, आप चेक कर सकते हैं बेटा, विच ऑफ दैम इज नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अगेन बेटा सेम क्वेश्चन आया था, बस इन्होंने क्या किया था, जो ऑप्शंस थे इनको चेंज कर दिया था। एक हमारा था रबर गम, ऑप्शन ए वाज रबर गम, ऑप्शन बी वाज मॉर्फिन कोडीन, ऑप्शन सी वाज विनब्लास्टिन, और ऑप्शन फोर वाज अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन। बेटा अक्सर लोग क्या समझते हैं कि जो रबर और गम है ये यहाँ से रिलेटेड नहीं है, हैव टू रिमेंबर कि ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। तो बेटा रबर गम भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, मॉर्फिन भी है, विनब्लास्टिन भी है, जो हमारे अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन है, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहीं से भी बिल्कुल भी नहीं है। तो बेटा आज जो बेसिक इंटरेक्शन वाला पार्ट था वो हम कर चुके हैं। मैं आपको और दो तीन चीज़ें भी बताऊंगी। हाँ, एनसीईआरटी का है हमारी, एनसीईआरटी से एक बार देख लेते हैं। ये वाला पेज तो हम कर चुके थे शायद, या दिस वन वाज डन। हम्म, नहीं ये तो हमारा हो चुका है, ये अभी किया नहीं है हम लोगों ने, है ना। एनसीईआरटी में बेटा ये वाला जो चैप्टर है ना काफ़ी इन्होंने पैराग्राफ फॉर्म में दे दिया है, तो वो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये वाला जो टेबल है, ठीक है, ये टेबल भी बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। इस टेबल में क्या बताया गया है कि एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ सेल, मतलब एक सेल का एवरेज कॉम्पोजिशन इन्होंने बताया है। ठीक है, और वो वाटर जो है वो एक सेल में कितना पाया जाएगा, 70 से 90%, कितना 70 से 90। प्रोटीन का कंसंट्रेशन कितना है, 10 to 15, 10 से लेकर 15% तक। और सबसे कम बेटा पाए जाएंगे आयंस। और बेटा ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, देखिए अगर आपसे कोई पूछे सबसे ज़्यादा है वाटर, वाटर के बाद में है प्रोटीन, प्रोटीन के बाद में है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के बाद में बेटा है कार्ब्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट, देन है हमारे लिपिड्स, और सबसे कम है मात्रा में आयन। तो बेटा क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो किस टाइप से बनता है मैं आपको ये बता देती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन आपको लिपिड्स, आयंस और ये न्यूक्लिक एसिड सब कुछ लिख के नहीं देंगे, ये आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे। क्या दे देंगे? स्टेटमेंट दे देंगे। और द स्टेटमेंट विल से प्रोटीन, लिपिड्स, वाटर, ये आपको ये स्टेटमेंट लिख के दे देंगे और पूछेंगे क्या ये सही है, तो ये बेटा बिल्कुल ही क्या है, दिस इज रॉन्ग, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि प्रोटीन से कम लिपिड होता है लेकिन लिपिड से कम पानी नहीं होता है। तो करेक्ट बेटा होगा जो हमारा सीक्वेंस, देखिए सबसे ज़्यादा क्या H2O, देन प्रोटीन, प्रोटीन के बाद में हमारे हैं कार्ब्स, नहीं न्यूक्लिक एसिड, क्या है न्यूक्लिक एसिड,
और न्यूक्लिक एसिड के बाद में है हमारे कार्ब्स, और कार्ब्स के बाद में है फाइनली लिपिड्स, लास्ट में हमारे हैं आयंस। तो बेटा इस वाली टेबल से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए हमारा गोल ये भी है कि साथ साथ में हम क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर करें, और जितना भी मैंने एनालिसिस किया है इस टेबल से आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? ये वाली टेबल हम बाद में करेंगे जब हम प्रोटीन करेंगे। तो हमारी आज एक ये वाली टेबल खत्म हुई है। दूसरी टेबल बेटा हमने ये वाली की है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 2 क्वेश्चन बैक टू बैक दिखा चुकी हूँ, सेम 2021-23, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी हो गया हमारा, ये टेबल हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक टेबल बेटा हमने और की थी शुरुआत में, 2 टेबल्स हमने ये वाली की थी, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली आज की क्लास में बेटा हमने किया है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के साथ में हमने 4 टेबल्स जो हैं वो कंप्लीट की हैं। इन चारों टेबल को बेटा आपको एज इट इज़ रिवाइज करना है। आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल का जो हमने टेस्ट किया था उसको कहना है, ऐसे सॉल्युबल इनसॉल्युबल पूल्स को रिवाइज करना है। बेटा कल की क्लास में हम करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स। क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट। गोल्स फॉर टुमारो। कल की क्लास में हम क्या करने वाले हैं वो मैं अभी से आपको बता दे रही हूँ, जिससे कि आप भी अगर एनसीईआरटी से रीड करके आना चाहें तो रीड करके आ जाइए, या फिर थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार, है ना। तो कल की बेटा क्लास में हम शुरू करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। क्या करेंगे? कार्बो, जितना हो पाएगा उतना करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स जो है थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो आज की क्लास में बेटा इतना ही रखते हैं, और कल की क्लास से नया टॉपिक दैट इज कार्बोहाइड्रेट उसको हम शुरू करेंगे। बेटा रिवाइज बिल्कुल करना है, ठीक है, सारी टेबल्स जो है एज इट इज आपको रिवाइज करनी है, और जो जितना भी आज मैंने कराया है उसको नोट्स के साथ में प्रिपेयर करना है। थैंक यू बेटा, कल सेम टाइम पे 10 बजे मिलते हैं क्लास में।